हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th और इसके बाद फिर एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का हम लोग चालू करने वाले हैं। आज 9th क्लास के हम लोग साइंस कवर करने वाले हैं। पेपर्स देखे गए हैं जिसमें एनसीईआरटी के कुछ सवाल स्टेटमेंट वाइज बनने लगे हैं। लेक्चर 1 में हम लोग चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि हम लोग को पता है मैटर क्या होता है, जो भी हम लोग देखते हैं आसपास की चीज़ों, जैसे खाने की चीज़ हो गई, पेन हो गया, कॉपी हो गया, सब चीज़ क्या है? एक मैटर ही तो है। चाहे वो टेबल हो, वुड हो, प्लास्टिक हो, सारी क्या मैटर है। और मैटर में होता क्या है कि मैटर में मास होगा और वॉल्यूम होगा। और क्या होगा? तो मैटर ना जगह ऑक्यूपाई करेगा। अगर कोई मैटर, अगर मान लेता है कि यहाँ पर ना एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, तो ये टेबल एक जगह ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे बलून रखा हुआ है तो एक जगह ले रहा है वो। अगर यहाँ पर पानी की बोतल रखी हुई है तो ये जगह ले रहा है ना। चलो इतना बड़ी चीज हटा, छोटी चीज देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लो चीनी रखी हुई है, चीनी। तो ये चीनी जो है, इसमें कुछ मास तो है। चीनी कुछ ना कुछ पार्टिकल से तो बना हुआ है, और ये जगह भी ले रहा है, हवा भी जगह ले रहा है। बुक्स, अगर सेल्फ पे बुक्स रखे हुए हैं तो बुक्स में मास है, हाँ। बुक में वॉल्यूम है, जगह ले रहा है वो, हाँ। वॉल्यूम मीन्स कितना जगह ले रहा है वो। मास मीन्स कि एक सब्सटेंस में, एक प्रोडक्ट में कितना ठूस ठूस के उसमें मैटर भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे ये समझ लो, ये बलून है, ठीक है। तो इसमें तो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, वॉल्यूम है, लेकिन इसमें मास उतना नहीं है जितना कि अगर यहाँ पर टेनिस बॉल है। अब ये भी बॉल है, ये भी बॉल, मतलब ये भी राउंड में है, ये भी इसमें, लेकिन इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें मास कम है या फिर बहुत कम है, क्योंकि ये अंदर से खाली है। लेकिन ये टेनिस बॉल, इसमें रबर ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो इसमें मास ज्यादा है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, ये जगह ज्यादा ले रहा है। देख लो इतना बड़ा है लेकिन फिर भी हल्का है। ये टेनिस बॉल इतना छोटा है लेकिन फिर भी भारी है। इसमें मास ज्यादा है, इसमें ठूस ठूस के रबर भरा हुआ है अंदर में। तो इसमें मास क्या हुआ, ज्यादा हुआ, लेकिन वॉल्यूम कम है, जगह कम ले रहा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन ये अंदर से खाली है, मास इसमें कम है। तो मास मतलब अंदर में कितना ठूस ठूस कर एक सब्सटेंस में भरा हुआ है, जगह पूरा फुल है एकदम। और वॉल्यूम जो कितना जगह लेता है, एक्यूपाई स्पेस, हर मैटर स्पेस कवर करेगा। अब जैसे रूम में मैंने टेबल रखा, बेड रखा, तो ये मैटर जो है ये जगह ले रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग पहले भी टेक्स्ट है, संस्कृत टेक्स्ट है, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी मैटर्स है वो पांच तत्व, पंच तत्व से बने हुए हैं। जैसे स्काई, स्काई आकाश, फायर अग्नि, अर्थ जिसे जमीन कह सकते हैं, वाटर पानी, हवा तो हवा, पानी, आग, जमीन, आसमान, ये पंच तत्व से किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का निर्माण इन्हीं पांच चीजों से हुआ है, जिसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, पंच तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं वो भी क्लासिफिकेशन किए हैं। कैसे किए भाई? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन भी किए हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन भी किए हैं। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हुआ? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, एसएलजी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग देख लेते हैं मैटर्स के। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड इमेजिनेशन। सही बात है। जो भी पार्टिकल्स, जैसे ये कोई मैटर है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो इसमें जो जो छोटे 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 पार्टिकल्स है, इसी से बनता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही बनता है। तो ये जो है इतने छोटे हैं कि दिखता ही नहीं हम लोग को। ये जो जुड़ जुड़ कर एक, बोलते हैं ना, एक सब्सटेंस बनाता है। ये मान लो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ कर एक पानी की बूंद बनता है। उसी तरीके से पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने छोटे हैं कि हमें लेकिन दिखते ही नहीं है, इतने छोटे होते हैं। नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हम लोग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स से भी हम लोग चलते हैं, नीचे दिखाता हूँ मैं। जैसे ये पार्टिकल्स है, ये मैटर है, मैटर के जो भी पार्टिकल्स है, इनमें कुछ ना कुछ स्पेस है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर स्पेस है,
यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है। ये क्या सॉलिड बोल सकते हैं हमें हम लोग ये क्या सॉलिड बोल सकते हैं? ये क्या लिक्विड बोल सकते हैं? और इसे गैस गैस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें काफी स्पेस है। देख रहे हो कितना स्पेस है। ये इनके जो पार्टिकल्स है फ्री है मूव करने के लिए, फ्री है, स्पीड में मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी खूब 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 एकदम भरा पड़ा है भाई, एकदम जोरों से हिल रहे हैं, जोरों से हिल रहे हैं, एकदम जोरों से हिल रहे हैं। ये लिक्विड लिक्विड में भी है, स्पेस है, दिख रहा है भाई, स्पेस तो है, लेकिन कम स्पेस है। इसमें पार्टिकल्स को पकड़ कर रखने की थोड़ी बहुत शक्ति है, इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है कि ये होल्ड करके रख सकता है, वॉल्यूम फिक्स रख सकता है। ये नहीं रख सकता वॉल्यूम फिक्स, ये वॉल्यूम फिक्स रख सकता है, पार्टिकल्स को रख सकता है जोड़कर, लेकिन उतना नहीं जितना सॉलिड रख सकता है। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो रिजिड होते हैं। रिजिड मीन्स मूव नहीं करने वाला, एकदम अडिग, मतलब तुम पुश करते रहो। तुम ना ब्रिक ले लो, एक ईटा ले लो, उसको पुश करते रहो, वो मूव नहीं करने वाला। तुम एक बाल्टी में पानी ले लो, पानी को तुम मूव करोगे हैंड से, वो मूव कर लेगा। खाली बाल्टी ले लो तो और अच्छे से मूव कर पाओगे, एकदम उसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम वॉल्यूम है ही नहीं फिक्स, और उसके जो पार्टिकल्स है फ्री मूव कर रहे हैं, तो तुम भी उसके साथ हाथ मूव कर रहे हो, तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, आराम से मूव करोगे। और क्या, इसमें तुम देख रहे हो कि स्पेसेस बहुत कम है ना, स्पेसेस कम है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इतने सटे हुए हैं कि एक दूसरे को इतना अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पार्टिकल्स के बीच में ना एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये फोर्स एकदम बोलते हैं ना, चिपका के रखते हैं सब पार्टिकल्स को, और ये थोड़े स्पेस है तो ये उतने अच्छे से नहीं चिपका के रखते, लेकिन ये तो चिपका के रखते ही नहीं है, ये तो पूरा फ्री है मूव करने के लिए। तो हम लोग कहाँ पर थे? ओके, स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, जितने भी पार्टिकल्स उनके मैटर, जितने भी मैटर उनके पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करते रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर मूव करते रहता है। और क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे मैंने बोला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पार्टिकल के बीच में रहता है, तो एक दूसरे को पकड़ने की, एक दूसरे को चिपका के रखने की एक पावर है या एनर्जी है इन लोग के पास, जिसे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। देखो लिखा हुआ, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, मूवमेंट वाला एनर्जी, मतलब बोलते हैं ना ऐसा वाला एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं किसी पार्टिकल का, तो उसका ना मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे मैंने बताया, पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग ऑन देम, इंटरमोलिकुलर फोर्स। पार्टिकल्स की पार्टिकल्स टुगेदर, वही फोर्स है जो एक दूसरे को साथ में रखता है। स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मैटर्स। अब वही मैं बताया, जैसे ये वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है, और इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है, इसके पार्टिकल के बीच में जो स्ट्रेंथ है, यही उसका क्या स्ट्रेंथ बताने वाला है। जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, कितना मजबूत अट्रैक्शन है, वो क्या बताने वाला है, उसकी मजबूती, कितना मजबूत है वो प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सबको पता है। सॉलिड क्या होता है भैया? डिफिनिट, डिफिनिट समझ लो, फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स रहने वाला, नहीं हिलने वाला, सेफ फिक्स रहने वाला है। और ये ना नेग्लिजिबल कंप्रेस, मतलब ये कंप्रेस ही नहीं होगा। आप तुम वुडन ब्लॉक ले लो, ईटा ले लो, ईट को तुम अगर कितने भी पुश करोगे नहीं पुश कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर वाटर बलून ले लेकर उसे पुश करना चाहोगे, या फिर कोई वाटर से, या फिर स्पंज स्पंज को मैं पुश करना चाहूंगा, तो वो पुश हो सकता है, क्योंकि उसमें एयर भरा हुआ अंदर, वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। ठीक है, लिक्विड पे चलते हैं हम लोग। तो लिक्विड का ना नो फिक्स शेप, इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम फिक्स है। सही बात है। पानी को ना आप, एक मान लो पानी को मैंने एक गिलास में रखा, फिर पानी को मैंने एक कप में रखा, तो पानी का जो शेप है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलग शेप था, यहाँ पे अलग शेप हो गया। अगर मैंने प्लेट पे रखा तो प्लेट पर भी अलग शेप बनेगा ना, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है। अगर 100 ml वाटर है तो वो ग्लास में भी रहने वाला 100 ml, कप में भी रहने वाला 100 ml, प्लेट में भी रहने वाला 100 ml, अगर वो बड़ी प्लेट है तो।
तो फिक्स शेप नहीं है, सही बात है। वॉल्यूम फिक्स है, सही बात है। कैन बी कंप्रेस्ड, सही बात है। पानी को आप धक्का दोगे, दबाओगे, दब जाएगा वो। क्यों क्यों दबेगा? सही बात है, क्यों दबेगा? क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, सही बात है। और सॉलिड क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि इनमें स्पेस नहीं है। और गैस गैस में तो इतना स्पेस है कि आप बिना दबाए वो मूव करते रहेगा। ठीक है। अम, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड फ्लो, सही बात है। लिक्विड बहता है, इसीलिए हम लोग फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड क्या है? वो लिक्विड गैस दोनों है जो कि बहता है, खुद ब खुद बहता है या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे बहता है। सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू सॉलिड। डिफ्यूजन का रेट देखेते हैं अगर, तो सबसे कम सॉलिड में, सबसे कम सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैस में। क्यों भाई गैस में क्यों? कॉज ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल, लार्ज स्पेस, स्पेस बहुत ज्यादा है तो पकड़ के रखने का वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स कब होगा? जब दो पार्टिकल्स आपस में नजदीक होंगे या फिर सटे हुए होंगे। लेकिन यहाँ स्पेस ज्यादा है, मतलब दूर दूर है पार्टिकल, दूर दूर पार्टिकल है, मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, वो आसानी से वो मूव कर रहा है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गैस, गैसेस हैव नो फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स नहीं है भैया, वो बहते रहेगा। गैस को आप लोग कहीं भी रखो, बहते रहेगा वो फिक्स्ड शेप में नहीं रह सकता है, वो फिक्स वॉल्यूम में नहीं रह सकता है। वो ना वॉल्यूम फिक्स रहेगा उसका, ना शेप फिक्स रहेगा। हाईली कंप्रेसिबल है, इतना पार्टिकल्स के बीच में गैप है कि आप आराम से इसको वेव कर सकते हो। वो आपको रिजिड नहीं होने वाला, वो आपको रेसिस्ट नहीं करने वाला। कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड, सही बात है, कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड, इसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। एग्जांपल एलपीजी, सीएनजी एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब क्या है? गैसेस है। ठीक है भैया, गैसेस है, मान लिया। बट इन्हें रखा कैसे जाता है? इन्हें रखा जाता है कंप्रेस करके। अब हम लोग जो कंप्रेस करेंगे, जैसे ये क्या है? ये गैस है, इसे हम लोगों ने कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने से क्या होगा? दबाने से क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स है दोनों नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आएंगे तो क्या बन जाएंगे? लिक्विड में बन जाएंगे। तो एलपीजी, सीएनजी और ऑक्सीजन सिलेंडर, इसको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं? इनको कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके इनको लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। तो एलपीजी जो गैस आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या आता है? लिक्विड फॉर्म में आता है, और ये हमारे किचन में यूज हो रहा है एज ए गैस। ठीक है। ड्यू टू, ये देखो समझने वाली बात है, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ज्यादा दबाने वाली जो बोलते हैं ना प्रॉपर्टीज है गैस की। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, के लार्ज मतलब अच्छे खासे गैस को हम लोग कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। जैसे कि मैंने बताया अभी, कंप्रेस कर कोई छोटे से छोटे टैंक में हम लोग रख सकते हैं, और जितना हम लोग कंप्रेस करेंगे वो लिक्विड की तरफ बढ़ेगा। द प्रेशर exerted बाय गैस, गैस भी प्रेशर लगाता है, इज बिकॉज पार्टिकल हिट ईच अदर एल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया। सही बात है। जैसे बलून है, ठीक है, तो बलून में जो अंदर गैसेस भरी हुई है, तो गैस जो है वो बहना चाह रहा है ना, बोलता है ना, गैस जो है वो बहना चाह रहा है, वो फ्री मूव होना चाहता है, फ्री मूव होना चाहता है, इधर से इधर से इधर से इधर, तो वो मूव होना चाहता है। लेकिन उसको जगह नहीं मिल रहा मूव होने का। जब जगह नहीं मिल रहा मूव होने का, तो वो प्रेशर लगाएगा ना बाहर निकलने के लिए, प्रेशर लगाएगा ना बाहर निकलने के लिए। कहाँ लगाएगा? तो बलून के बॉल्स पे लगाएगा, यहाँ यहाँ बलून के बॉल्स पे लगाएगा ना। तो वही बोल रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज पार्टिकल्स हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करते हैं, कि वो पार्टिकल्स जो है वो हीट कर रहे हैं एक दूसरे को बाहर निकलने के लिए, तो वो प्रेशर बना रहे कंटेनर पे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। स्पेस इंटर कन्वर्जन, अब जैसे देखो सॉलिड से अगर लिक्विड जाना है, तो सॉलिड से लिक्विड जाना है तो क्या होगा भाई? जैसे मान लो यहाँ पे बर्फ, बर्फ है ना, बर्फ, सॉरी बर्फ है, तो बर्फ पिघला, पिघल कर क्या बना? लिक्विड। और ये लिक्विड जो है आगे जाकर क्या बनेगा? गैस। किस तरीके से बनेगा? सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है, किस तरीके से बनेगा? सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो वो फ्यूजन कहलाता है या फिर मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहलाता है। जैसे लिक्विड है, मान लो गिलास में एक वाटर है,
और ये फ्रिज में गया तो क्या हो गया, फ्रीजिंग, फ्रीज हो गया ना, तो ये फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है। अब लिक्विड से गैस जाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले तो वेपराइज कर सकते हैं, कैसे, बॉयल करके, या फिर इवेपोरेट हो जाएगा अपने सरफेस पे। और गैस से लिक्विड जाने के लिए कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड, अब जैसे आपने देखा होगा कि कढ़ाई में खाना बनता है ना, तो ये जो भाप निकलता है और ऊपर में जो ढक्कन होता है, तो ये भाप जो इधर जाके ड्रॉप में बदल जाता है ना, तो ये कंडेंस हो रहा है। कंडेंस मीन्स गैस से वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि हम लोग ना फ्रिज से गिलास में पानी भरते हैं, तो ये ना ऐसा ऐसा ना ग्लास के सरफेस पे ड्रॉपलेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ना एटमॉस्फेयर में ना वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर है, और ये ना कोल्ड सरफेस पे आने के बाद क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कोल्ड सरफेस पे आने के बाद कंडेंस हो जाते हैं। तो कंडेंसेशन के लिए कोल्ड चाहिए। ठीक है। फ्रीजिंग के लिए कोल्ड चाहिए। फ्यूजन के लिए हॉटनेस चाहिए। मेल्ट करने के लिए हॉट तो दोगे ना, गर्म तो दोगे ना। इवेपोरेट करने के लिए थोड़ा हॉटनेस चाहिए इसको। बॉइलिंग के लिए हॉटनेस चाहिए। तो इधर से इधर जाने के लिए हॉट चाहिए, इधर से इधर आने के लिए कोल्डनेस चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग सॉलिड से कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है या फिर मेथड है जिससे हम लोग ना सॉलिड से डायरेक्टली गैस आ सकते हैं विदाउट रीचिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड में स्टेट में आने के बगैर हम लोग ना सॉलिड से डायरेक्टली गैस में आ सकते हैं, जैसे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन, देखिए, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में अगर कोई जाता है मैटर, तो वो सब्लिमेशन हो गया विदाउट रीचिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे जैसे कैम्फर कपूर, कपूर जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाता है चलने पे। नेफ्थलीन बॉल्स हो गया, माउथवाश। नेफ्थलीन बॉल्स छोटा 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 जो पैकेट में मिलता है ना, जैसे कपड़े में हम लोग रहते थे, अब बहुत अच्छा स्मेल देता था। आयोडीन हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया। हीट करने पे ये भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है? गैस से डायरेक्टली सॉलिड। सब्लिमेशन आपने समझ लिया। अभी डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है? तो डायरेक्टली गैस से वो सॉलिड में चला जाएगा विदाउट रीचिंग लिक्विड। जैसे क्या होता है कि गैस से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में आता है। जैसे कंडेंसेशन होता है ना, गैस कंडेंस होकर बनता है क्या, लिक्विड वाटर, और वाटर से फिर बनता है वो आइस में। नहीं, इसमें क्या है, डायरेक्टली गैस इनटू सॉलिड। अगर क्वेश्चन आता है कि गैस से सीधे सॉलिड में कौन सा चेंज होता है, तो डिपोजिशन होता है। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होता है स्टेट में, तो कौन सा प्रोसेस होता है, तो सब्लिमेशन होता है। ठीक है। और डिपोजिशन के एग्जांपल क्या है? जैसे आपने देखा हो ना, फ्रिज के जो ऊपर वाला जो डिफ्रीजर होता है, ऊपर में फ्रीजर जिसे बोलते हैं, उसमें ना पानी तो हम लोग रखते नहीं, फिर भी उसमें ना बर्फ़ जम जाता है। कैसे जम जाता है? स्नो जम जाता है। कैसे जम जाता है? तो नीचे से जो गर्म हवा जाता है ऊपर जाता है, वो वही जो है गैस से वो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाता है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। डिपोजिशन हो जाता है, डिपॉजिट हो जाना। चिमनी देखो आपने, चिमनी ऐसा वाला ऐसा चिमनी होता है ना, तो ये चिमनी में आपने देखा होगा कि ये डायरेक्टली ये भी गैस से वो सॉलिड में कैसे बदलता है। कालिख होता है ना, कालिख, नीचे तो गैस आ रहा है, काली काली गैस आ रहा है, गैस, और वो गैस जमा हो रहा है, और एक तरफ क्या हो जाता है, कालिख बन जाता है, काला काला कालिख हो जाता है। तो एग्जाम्पल समझ लिया आपने। तो मैं ना सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझाने वाला हूँ। ठीक है। डेली लाइफ होता है ना, एवरीडे। साइंस को अगर आप एवरीडे से कनेक्ट करके पढ़ोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। मैटर चेंजिंग इट्स स्टेट। तो मैटर जो है स्टेट अपना बदलता है, देखते हैं भाई, बदलता है, सही बात है। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, बट कैसे, देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, हम लोग जब टेम्परेचर देते हैं किसी भी सब्सटेंस में, तो उसका क्या होता है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कि वो अगर पार्टिकल्स कम वाइब्रेट कर रहा है या फिर नॉर्मल स्पीड में वाइब्रेट कर रहा है, अगर हम लोग हीट दे दिए अगर, तो टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गया, तो ऐसे एकदम पूरा बोलते हैं ना, ऐसे तो पूरा एकदम स्पीड में उसका पार्टिकल मूव करने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर
काइनेटिक एनर्जी, अगर एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, तो देखो यार मैं बाइलिंगुअल और दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर तुम अपने लैंग्वेज में भी चीज़ों को समझ सकते हो, लिख सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। देख लेते हैं मीन्स अच्छे से समझो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना कम है, बहुत कम है, वाइब्रेट करता है, ये मूव नहीं करता। इसके पार्टिकल्स इतने कॉम्पैक्ट हैं, इतने ठूस ठूस के भरे हुए सटे हुए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज़्यादा है, आंतरिक बल जिसे बोलते हैं, इतना ज़्यादा है कि ये लोग ना मूव नहीं कर सकते पार्टिकल। स्पेस ही देख रहे हो कितना कम है, ठीक है। तो जब हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देने पर इसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि वाइब्रेशन से अब ये क्या हो जाएगा, ये मूव भी करने लगेगा। अब मूव करने लगेगा ये क्या, ये जो मूव करते बोलते हैं ना, इतना धक्का मुक्की ब्रेक कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है तोड़कर ऐसा हो जाएगा। ऐसा मीन्स फैल जाएगा, यहाँ फैल जाएगा, यहाँ फैलने मतलब क्या, मतलब कि स्पेस बढ़ गया मीन्स स्टेट चेंज होगा। स्पेस बढ़ा है ना, लिक्विड में स्पेस बढ़ा है मतलब स्टेट चेंज हुआ है। इसी तरीक़ा से यहाँ पर भी क्या होगा, तो स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड बढ़ गया भाई, स्पीड बढ़ गया पार्टिकल्स का। पहले क्या था, सॉलिड में पार्टिकल्स पूरा भरे हुए थे, नो स्पेस और वाइब्रेट करता था। लेकिन अब क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया पार्टिकल्स का। अब वो क्या हुआ, दूर मीन्स दूर हो गया, मीन्स लिक्विड स्टेट में बदलेगा। वो कैसे, द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट बढ़ता है, एनर्जी देता है पार्टिकल्स को। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड पार्टिकल लीव ओवरकम मीन्स, देखो एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम मीन्स उसको पार कर गया। जो एनर्जी सप्लाइड बाई हीट है ओवरकम कर दिया। किसको ओवरकम कर दिया भाई, किसको कम कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब अट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब जो भी एक दूसरे में जो भी चिपक के बैठे हुए थे ना, उसको कम कर दिया, अट्रैक्शन को, फोर्स को कम कर दिया। और वो क्या हुआ, पार्टिकल्स जो है वो आगे पीछे मूव होने लगा फ्रीली, ठीक है। अ स्टेज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, क्या होता है, एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है, इतना मूव करते हैं कि वो सॉलिड जो है मेल्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, सॉलिड नहीं होगा, लिक्विड में, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर वैसा कम ताप जिस पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है नॉर्मल प्रेशर है, रूम प्रेशर पर, जैसा नॉर्मल प्रेशर या प्रेशर हम लोग बढ़ाएं मैनुअली, जो नेचुरल प्रेशर है उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो वैसा कम तापमान पर जब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, एक आइस को पिघलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में 273.15 केल्विन। आई होप कि यू गाइज नो दैट केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इंडिकेट्स मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट स्ट्रेंथ। मेल्टिंग पॉइंट जो है एक मजबूती दिखाता है, प्रोडक्ट नहीं, सब्सटेंस का, मैटर का। मेल्टिंग पॉइंट जो है मैटर का स्ट्रेंथ दिखाता है। क्या स्ट्रेंथ दिखाता है, कि वो कितना मजबूत है, कैसे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, एक पार्टिकल्स का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को तोड़ता है। जो जब एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को तोड़ देगा तभी पता चल जाएगा कि इतना ही मजबूत है, मतलब इतना पे देंगे तो ये पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो कि अट्रैक्शन है, वो टूट जाएगा इतना पे। अच्छा, ये नहीं कि ये इतना मजबूत है, इतना में ही इसका काम हो जाएगा। कुछ मैटर जो होते हैं इससे ज़्यादा, मतलब उसको हीट देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर उसका फोर्स टूटेगा, बोन टूटेगा, तब जाकर वो मेल्ट होगा। तो सारे मेटल के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, मेटल का अलग है, उसमें भी मेटल्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द मेल्ट। मतलब आइस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, एक आइस है, वो पिघल रहा है,
उसका जो टेम्परेचर है वो आइस के आखिरी ब्लॉक या फिर आखिरी पार्ट के मेल्ट होने तक, ऐसा नहीं कि मेल्ट हो गया, मान लो आइस सबसे फ्रीजिंग पॉइंट पर है और वो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट हो, जब तक वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर और ये क्यूब का टेम्परेचर सेम रहेगा। हाँ, ये पूरा मेल्ट हो गया तब हो सकता है कि हीट सराउंडिंग से हीट ले ले तो और टेम्परेचर हो सकता है 0 से पार हो जाए। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट छुपा हुआ, लेटेंट मीन्स छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड और एनी मैटर, 1 kg of solid to turn into liquid state at atmospheric pressure at its melting point। देखो सिंपल सी चीज़ समझो, मान लो ना 1 kg जो है वो आयरन है और इसको कितना एनर्जी दिया जाना चाहिए या फिर कितना एनर्जी ये ले सकता है, क्यों? ताकि वो मेल्ट हो जाए, ताकि वो 1 kg जो है वो मेल्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना हीट चाहिए रिक्वायर्ड 1 kg सब्सटेंस को स्टेट अपने बदलने के लिए। मतलब स्टेट बदल, दो चीज़ याद रखो, पहला कि स्टेट जो है चेंज होना चाहिए। लेटेंट हीट में क्या करता है? लेटेंट हीट जो है अपना किसी भी मैटर का वो जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, स्टेट चेंज होगा। लेकिन उसमें कितना हीट चाहिए 1 kg मैटर को कितना हीट चाहिए स्टेट चेंज करने के लिए, ये याद रखना, ठीक है? एट एटमॉस्फेयर पे मेल्टिंग पॉइंट। और लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बदलता है, ठीक है? जैसे मैंने बताया ना, आइस का बताया ना मैंने, स्टेट चेंज हुआ ना, आइस जो था सॉलिड था, सॉलिड से वो लिक्विड में हुआ, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था तो उसका टेम्परेचर आखिरी आइस मेल्ट होने तक सेम था, ठीक है? पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। ये आप याद रखना कि जो पानी होता है और एक क्यूब होता है, तो पानी में सबसे ज़्यादा लेटेंट हीट होता है बजाय इसके कि वो आइस में है कितना, इससे ज़्यादा होगा लेटेंट हीट, ठीक है? चलिए अब एक्सप्लेन समझ लेते हैं और बेटर तरीके से लेटेंट हीट को। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स, जब हम लोग वाटर के पार्टिकल्स को हीट देते हैं एनर्जी, या फिर वो कहीं से एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेता है, स्टार्ट मूविंग फ्रीली, सही बात है। जब एनर्जी जैसे मैंने बताया टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। टेम्परेचर दिए हम लोग, वी सप्लाई हीट, टेम्परेचर हम लोग दिए, स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, सही बात है। वाटर तो मूव करता है, जैसे बताया वाटर में स्पेस है मूव करेगा, लेकिन हीट देने पर वो और मूव करने लगेगा, ठीक है? समझिए भाई, इवन फास्टर एट सर्टेन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा पॉइंट रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें भी मान लेते इसमें इतना तक पुल था, इतना तक फोर्स तो था, सॉलिड में तो इतना था, लिक्विड में तो इतना था ना, इससे ज़्यादा था, इससे कम था फोर्स जो है, इसमें ज़्यादा इसमें कम, इससे कम था, और गैस में तो बहुत कम है जो कि इतना दूरी पर। तो क्या करता है कि इतना हीट देता है कि इसका भी मोलिकुलर जो फोर्स है ये भी बॉन्ड टूट जाता है, एक इतना टेम्परेचर पे रीच हो जाता है। द पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी, इतना एनर्जी मिल जाता है पार्टिकल्स को मूव करने का, खट मूव करने का, कि ब्रेक कर देता है फोर्सेस को, ठीक है? यहाँ पे भी ब्रेक किया फोर्स। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इन गैस, जैसे वहाँ पर क्या हुआ था, हीट ऑफ फ्यूजन हुआ था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब इतना हीट दे दो पार्टिकल्स को, इतना हीट दे दो पार्टिकल्स को कि वो अपना सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए। यहाँ पर इतना हीट दे दो पार्टिकल को कि वो लिक्विड से गैस में बदल जाए, मतलब स्टेट चेंज हो जाए, यही है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यही याद रखना कि कितना हीट चाहिए कि वो एक सब्सटेंस, एक मैटर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए, ठीक है? पार्टिकल इन स्टीम, भाप जिसको बोलते हैं, भाप, दैट इज वाटर वेपर, जो कि भाप को क्या बोलते हैं, वाटर वेपर, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जिसमें पानी बॉयल होने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अगर 100 डिग्री पे वाटर है और 100 डिग्री पे वाटर वेपर है तो इसमें ज़्यादा लेटेंट हीट होगा। क्यों होगा? बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम
जो भाप जो है स्टीम जो है उसके पार्टिकल्स हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ये ज़्यादा एनर्जी ले लिए हैं। क्यों लिए भाई? स्टेट चेंज करना है ना, लिक्विड से स्टेट गैस में चला गया, तो ये ज़्यादा एनर्जी लिए हुए हैं, लेटेंट हीट, अंदर छुपा हुआ एनर्जी है, इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलते हैं आगे वीडियो में। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर टू द मैटर देखते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉड क्लोजर। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल हैं मैटर के वो क्लोज आ जाएंगे। सही बात है, इधर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे। कैसे? एयर कंप्रेसिबल है, मैंने बताया था, एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वो क्या है, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर चारों तरफ से बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। देखो यहाँ पर प्रेशर मान लेते बढ़ाएं, यहाँ पर और भी थे पार्टिकल्स को प्रेशर करके इतना क्लोज लेके आए, और प्रेशर करके आए तो और प्रेशर करके और क्लोज ले आए। देख रहे हो अब स्टेट चेंज हो रहा है। अगर इधर से इधर जा रहा है तो स्टेट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, इधर पार्टिकल्स नज़दीक आ रहे हैं, तो स्टेट चेंज हो रहा है। ये प्रेशर से मुमकिन है। देखो, वाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर। ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। प्रेशर जैसे मैंने बताया अप्लाई करो, और टेम्परेचर घटाओ, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि इधर से इधर जाने के लिए हीट देना पड़ेगा, इधर से इधर आने के लिए क्या देना पड़ेगा, हीट को ख़त्म करना पड़ेगा। मीन्स इधर से इधर हीट देना पड़ेगा, इधर से इधर हीट को कम करना पड़ेगा, कूलनेस देना पड़ेगा। तो वही, तो इधर से इधर जाने के लिए क्या प्रेशर जो है बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर जो है घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। रिवर्स कर सकते हैं। देखो, बाई अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओ, रिड्यूस द टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाओ, कैन लिक्विफाई गैस, जैसे सीएनजी। सीएनजी क्या करता है, आपने देखा होगा ना, एलपीजी आता है जो गैस हम लोग के यहाँ घर में आता है ना, तो वो छूने पे ठंडा लगता है, ठंडा लगता है ना वो, तो टेम्परेचर घटा हुआ है। और मैंने बताया था कि जो गैस रहता है उसको इतना कंप्रेस किया जाता है, इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो छोटे सिलेंडर में फिट हो जाता है। तो प्रेशर को बढ़ाए और रिड्यूसिंग टेम्परेचर को घटाए, क्या कर सकता है वो, लिक्विफाई कर सकता है, गैस को लिक्विड में तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, इसको सॉलिड बनाने के लिए क्या करा जाए, क्या करा जाए, तो रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाओ, और क्या, प्रेशर को बढ़ाओ। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को एक जगह से छोटा जगह कर सकते हैं हम लोग, इतना 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 इतना, तो ये क्या होगा, ये गैस से सॉलिड में बन सकता है, लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से फिर सॉलिड में जाएगा। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इतना प्रेशर दे दो कि डायरेक्टली ये गैस से सॉलिड में बन जाए। हाँ, सॉलिड से गैस बनाने के लिए, सॉलिड से गैस बनाने के प्रेशर डिक्रीज टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइन स्टेट, जैसे मैंने बताया प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ, तो एक आप स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब स्टेट को आप तब बदल सकते हो, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन मीन्स लिक्विड से वेपर स्टेट में पहुंचाना या पहुंचना विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, और हमें बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचना है। यहाँ पे बात हो रहा है इवेपोरेशन का। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, अगर कहीं आगे स्टेटमेंट में कि विथ रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो नहीं, गलत हो जाएगा, विथआउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। विथआउट मीन्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही लिक्विड जो है वेपर में बदल जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। ये तो सही बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप ये मान लो, हमेशा मान के चलो कि पार्टिकल्स है, मैटर के जो भी पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में रहेंगे, चाहे वो वाइब्रेट करता रहे, चाहे वो वैसे ऐसा मूव करता रहे लिक्विड में या फिर गैस में पूरा मूव करता रहे, हमेशा मूवमेंट में रहेंगे। सो इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल एट सरफेस, मान लो ये पानी है,
तो पानी का जो ऊपर का सरफेस, तो मान लो इतना पानी रखा हुआ है, पानी का जो ऊपर का सरफेस है, ठीक है, ये इसमें ना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ही रहेगा। क्यों रहेगा ज़्यादा? क्योंकि पानी अंदर से थोड़ा सा ठंडा रहेगा ना, बाहर से थोड़ा सा हीट लेते रहेगा ना, बाहर से हीट लेते रहेगा वो, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नीचे से ज़्यादा ही रहेगा। तो इन केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा सा अमाउंट पानी का पार्टिकल्स एट सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऊपर के पार्टिकल में ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा मूव करता रहेगा बजाय नीचे के। एबल टू ब्रेक अवे, ये क्या करता है, एबल मतलब ये क्या करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूव करते 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 इतना थोड़ा सा टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि हाँ भाई ये बॉन्ड को तोड़कर आगे वेपर में, गैस में स्टेट में पहुंच जाए। able to break away the form forces of attraction of other particles and get converted into vapor। एक बार अच्छे से समझाता हूँ मैं। जैसे कि पानी अगर रखा हुआ है, देखा हो ज़मीन पर अगर पानी गिर गया, ठीक है, अगर आप 2-4 घंटे छोड़ दो, 2-4 घंटे क्या 10-20 मिनट ही छोड़ दो, तो वो पानी धीरे 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 इवेपरेट होने लगता है। कहीं ना कहीं से तो हीट ले रहा होगा ना वो, आसपास से, आजू बाजू से, थोड़ी बहुत गर्म हवा से, हो सकता है वो ज़मीन गर्म हो तो ज़मीन से। देखते हो हम लोग गर्मी के मौसम में हम लोग छत पे ठंडे पानी मारते हैं, क्यों मारते हैं, तो वो पानी क्या करता है, छत का जो है, लैंड का जो है वो हीटनेस जो है वो लेता है, क्या करता है, हीट लेता है, उसके बाद क्या करता है, हीट लेने के बाद वो खुद ब खुद इवेपरेट होता है। तो इवेपरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए, हीट कहाँ से लेगा, वो हीट कहीं ना कहीं से तो लेगा ना, वो बॉडी के सरफेस से लेगा ना वो हीट। तो वो हीट लेता है कहाँ से, बॉडी के सरफेस से, और बॉडी के सरफेस अगर गर्म है तो पानी डालेंगे तो वाटर इवापोरेट होगा, हीटनेस लेगा इसका और ये ठंडा हो जाएगा। समझ में आया, कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, तो फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन क्या होता है, तो इवेपरेशन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या क्या है जो कि इवेपरेशन जिससे घट सकता है, बढ़ सकता है, ये या फिर स्पीड हो सकता है कि जल्दी से इवेपरेट हो सकता है। कैसे, पहले तो सरफेस एरिया मतलब मान लो पानी गिलास में है, ठीक है, और पानी एक प्लेट में है, तो कैसे कितने, मतलब तुमको क्या लगता है ये किस में जल्दी पानी भाप बन के उड़ेगा, या तो गिलास में, या सॉरी या तो प्लेट में या तो गिलास में, किस में? जाहिर सी बात है सर, ये पानी जो है इसमें ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब कि ये पानी फैला हुआ है तो सरफेस बना गया, सरफेस पर रहता है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का ज़्यादा, तो हो सकता है क्या, तो ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड तोड़कर ये जल्दी भी इवेपोरेट होगा। इस पर मान लेते हैं इसका ऊपर में भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ये इवेपोरेट होगा, लेकिन इसके नीचे तो पानी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, तो जितना फैला कर तुम अगर रखते हो पानी को तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, बजाय इसके कि वो किसी बर्तन में भर के रखा हुआ है, लंबे से बर्तन में जिसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर, ठंड में पानी, ठंडे विंटर वाले मौसम में, ठंडी वाले मौसम में जो है वो देखते हो कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं, गर्मी में सूख जाते हैं, ठंड में नहीं सूखते, भले तुम रूम में ही कपड़े पसार दो, रूम में ही अगर कपड़े छितरा दो आप रख दो, लेकिन गर्मी के मौसम में तो घर के अंदर, रूम के अंदर भी सूख जाएगा, लेकिन ठंडी के मौसम में तो नहीं, आपको धूप दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो रूम में तो नहीं सूखने वाला, क्योंकि टेम्परेचर जो है विंटर में कम रहता है ना और समर में ज़्यादा रहता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है इवेपोरेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर अगर कम इवेपोरेशन भी कम, सरफेस एरिया ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम इवेपोरेशन भी कम। समझ में आ गया। विंड का स्पीड क्या है, विंड स्पीड, हवा तेज चलेगी इवेपोरेशन जल्दी होगा, पानी सूखेगा, हवा धीमी चलेगी या फिर नहीं चलेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल चीज़ है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये कैसे होता है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे मैंने बताया ये कूलिंग जो है, कूलिंग इफेक्ट बता रहा है वो बॉडी पे लेकर, तो बॉडी पे लेकर समझना। जैसे इवेपोरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द बॉडी कूल, जैसे कि मान लो पसीना चला, मेरा पसीना चला, या फिर जैसे मैंने छत वाला बताया कि छत जो है, या फिर चलो पसीने पे बताता हूँ मैं, कि मान लो मेरी बॉडी हीट किया, ठीक है, और पसीना चला तो पसीना जो है कपड़े में एब्जॉर्ब हुआ तो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी कहाँ से लेगा, कुछ हो सकता है विंड से ले, लेकिन कुछ हो सकता है मेरे बॉडी से लेगा, मेरे कुछ क्या, मैं 90% मेरे बॉडी से लेगा, तो बॉडी से जो हीट लिया तब मुझे कूलिंग इफेक्ट आएगा,
बॉडी से हीट लिया तो मुझे कूलिंग इफेक्ट आएगा और इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग बिकॉज, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो बॉडी सरफेस से मिल रहा है। अब बॉडी सरफेस से जब हम हीटनेस ले लेंगे तो वो अगले को तो ठंडा फील होगा ही। समझ में आया? द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। मतलब इवेपोरेशन करना है तो भैया करना तो है। हीट कहाँ से ले भैया? तो हीट सरफेस से ले लेते हैं। वो हीट सरफेस से लिए तो मेरा हीट चला गया, मेरा हीट चला गया तो मुझे कूल तो लगेगा ही ना, सिंपल सी बात है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। जैसे मैंने बताया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का लेटेंट हीट जो है वो कहाँ से ले रहा है? बॉडी से। जो बॉडी से ले रहा है, लिविंग द बॉडी कूल, बॉडी से ले रहा है तो बॉडी को छोड़ रहा है ठंडा। और दूसरा क्या है? कॉटन इज ए गुड ऑब्जर्वर। जब मैंने तो कॉटन क्लॉथ क्यों होता है समर में पहनना, ये भी है ना एक क्वेश्चन बनता है। तो कॉटन गुड ऑब्जर्वर होता है। क्या ऑब्जर्वर? मतलब गुड एब्जॉर्ब करता है, वो पसीने को एब्जॉर्ब करता है, अच्छा एब्जॉर्ब करता है कॉटन। इसलिए बोलते हैं कि गर्मी में कॉटन पहनो। कॉटन पहनोगे पसीना सोखेगा, पसीना सोखेगा तो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट देगा। ठीक है। और जब हवा पास होता है ना कॉटन से तो वो भी ठंडा ठंडा फील होता है, जैसे कूलर। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड है तो अच्छे से। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? जैसे मैंने पहले ही बताया इससे वीडियो के शुरुआती में, लेकिन मैं बता देता हूँ अच्छे से। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जैसे मैंने बताया एक रूम है तो रूम में वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा, भले मुझे नहीं दिखे, हम लोग को नहीं दिखे, लेकिन एयर प्रेजेंट रहना है। एयर में नमी रहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के वेपर रहेंगे ही रहेंगे। सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ विथ कोल्ड, जब गर्म हवा रहेगा, कभी ना कभी मतलब सराउंडिंग्स में एयर जो है वो कहीं ना कहीं गर्म तो रहता है, मुकाबले किसके? कंपेयर टू ठंडे सरफेस। मान लो आइस है, ये मान लो ये पानी है, पानी क्या है? वो पानी है, ये वाटर। कौन सा? कोल्ड वाटर। इससे तो ये गर्म है ना, ये ठंडा है, इससे तो ये गर्म है, मतलब इससे टेम्परेचर इसका कम है। ठीक है। ये जो है इस पे सटा, सरफेस पे सटा, ठीक है। सटने के बाद क्या हुआ? एनर्जी अपना ख़त्म करने लगा। और क्या हुआ? और इसका ड्रॉपलेट्स हैं जो भी वेपर हैं वो जाके जमा होने लगे, जमा होने लगे, जमा होने लगे, जना टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। टेम्परेचर रिड्यूस होने से क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट, कूलनेस, कूलनेस बढ़ा। अब ये सारे जो हैं इधर जाके जमा होने लगे, जमा होने लगे और ये कंडेंस हो गए। क्या हो गए? कंडेंस हो गए। और कंडेंस मीन्स लिक्विड में बदल जाना। कि ये कैन है, ठीक है। तो ये कैन जब हम लोग लेते हैं तो देखते हो मतलब इसके ऊपर ड्रॉपलेट बनने लगते हैं। ये क्यों बनता है? कंडेंस होने लगता है यहाँ पर के जितना भी एयर है वो गर्म एयर जो है कोल्ड सरफेस पे टच होता है और एनर्जी खत्म कर देता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है इस पे। और क्या होता है? लूज एनर्जी, एनर्जी लूज और कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। अभी हम लोग ड्रॉप, बूंद की तरह हम लोग देखते हैं। ठीक है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, एनर्जी लूज किया और लिक्विड स्टेट में बदल गया। ठीक है। एज द मॉलिक्यूल लूज स्पीड, एज द मॉलिक्यूल लूज स्पीड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज, कंडेंसेशन अकर्स। वही बात हुआ कि मॉलिक्यूल जो है स्पीड, अब ये स्पीड यहाँ पर बहुत था, यहाँ पे गिलास पे कम था, यहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या हुआ? टेम्परेचर जब घटा तो स्पीड इसका घट गया। अब ये स्पीड बहुत ज़्यादा था लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर घटा तो स्पीड घट गया और एक जगह जमा होने लगा मॉलिक्यूल्स। जब एक जगह जमा होने लगा, कंप्रेस होने लगा, कंप्रेस होगा तो क्या होगा? गैस से लिक्विड बनेगा ना। एक जगह जब एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा तो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, हाँ, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तभी ना एक जगह जुड़ेगा ये और कंडेंसेशन हो जाएगा। एक चीज याद रखना है आपको कि एडिंग हीट्स, अगर हम हीट देते हैं पार्टिकल्स में तो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और क्या होता है? बढ़ जाता है स्पीड पार्टिकल्स का। अगर हम लोग हीट हटाते हैं, कूलनेस देते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल लूज एनर्जी, एनर्जी खत्म कर लेगा और क्या होगा? स्लोअर। यही चीज हुआ यहाँ पर। हमने कूलनेस दिया, पार्टिकल एनर्जी लूज हुआ और स्लोअर हुआ। तो स्लोअर हुआ तो क्या हुआ? अब चिपकने लगा एक दूसरे में, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया और कंडेंसेशन हो गया।